आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रत्नापुर की अंतिम सवारी। नकुल नाम के एक युवक की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। बम्बई प्रेसिडेंसी में महामारी के वर्षों के दौरान घर लौटते हुए नकुल की यह यात्रा ट्रेन से शुरू हुई और एक ऐसी सड़क पर समाप्त हुई जहां जीवित और मृतक साथ साथ चलते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं रत्नापुर की अंतिम सवारी। यह 1903 की सर्दियां थीं। वो समय जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्यूबोनिक प्लेग की भयानक पकड़ में थी। पूरे के पूरे गांव रातों रात खामोश होते जा रहे थे और ऐसी ही एक सर्द शाम 21 साल का एक नौजवान नकुल अपनी सर्दियों की छुट्टी के लिए बम्बई से लौट रहा था। 18 घंटे की लंबी यात्रा के बाद ट्रेन रत्नापुर स्टेशन पर रुकी। यह स्टेशन उसके पैतृक गांव से 20 मील दूर एक एकांत चौकी जैसा था। जब नकुल प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसे अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। रात के 7:30 ही बजे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पूरी तरह सुनसान था। न कोई चाय वाला, न कुली, न आवाज़ें। हर स्टॉल बंद। न यात्री, न रोशनी, न कोई हरकत। बस ठंडी हवा और दूर टिमटिमाते लालटेन की लौ। स्टेशन के बाहर भी वही सन्नाटा। आमतौर पर यहाँ बैलगाड़ी वाले या टांगे वाले मुसाफिरों का इंतज़ार करते मिल जाते, पर आज कोई नहीं था। नकुल ने चारों तरफ देखा। अंधेरा, धुंध और सन्नाटा। रत्नापुर किसी मरे हुए शहर सा लग रहा था। अपनी भारी भरकम स्टील की ट्रंक को जकड़कर नकुल ने निराशा से सांस छोड़ी। जंगल के रास्ते 20 मील की यह दूरी वह अकेले तय नहीं कर सकता था। भूख से बेहाल, थकावट से टूटा और अंदर तक भयभीत, उसे अपने आसपास की खामोशी किसी अलौकिक उपस्थिति की तरह महसूस हो रही थी। नकुल गेट के समीप धुंधले प्रकाश वाले लैंप के ठीक नीचे अपनी ट्रंक पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में शरीर की सारी थकावट एक बोझ बनकर उस पर हावी हो गई और नींद ने उसे धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर अचानक कहीं दूर से बैल की घंटियों की हल्की आवाज़ आने लगी। नकुल चौकन्ना हो गया। धीरे धीरे बैलों की घंटियों की आवाज़ पास आने लगी। पहियों की चरमराहट, ज़मीन पर घिसटती लकड़ी और धूल का बवंडर जो धुंध में घुलकर एक साया सा बन गया। नकुल ने गर्दन उठाई। सड़क पर कोई था, कुछ था। आवाज़ें और साफ होने लगी। उसके ठीक सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी। नकुल झटके से उठा और उस बैलगाड़ी की ओर बढ़ा। अचानक वो पलटा और ठिठक गया। उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था। धुंध में से उभरती एक झुकी हुई काया, फटे पुराने कपड़े, कांपते हाथों में एक लालटेन जिसकी लौ हवा में कांपते हुए भी बुझी नहीं। नकुल का दिल थम गया। वो चेहरा, वो आंखें, अरे ये तो हरी काका थे। हरी काका पुराने पारिवारिक सेवक जिन्होंने नकुल की देखभाल उसके बचपन से की थी, लेकिन हरी काका ने तो सालों पहले काम छोड़ दिया था। नकुल ने उन्हें तब से नहीं देखा था। हरी काका, आप? भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे लगा आज रात स्टेशन पर ही अटक जाऊंगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, राहत और डर दोनों से लिपटी हुई। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस लालटेन उठाकर हल्के से मुस्कुराया और फिर उसने धीरे से गाड़ी की तरफ इशारा किया।
नकुल गाड़ी पर सवार हुआ। सफ़र शुरू हुआ। लालटेन की लौ कभी चेहरे पर पड़ती, कभी ओझल होती। ठंडी हवा उसके गालों को चीरती जा रही थी और रात का सन्नाटा अब गहरा रहा था। कुछ देर तक किसी ने बात नहीं की। आखिरकार नकुल ने चुप्पी तोड़ी और बोला, रत्नापुर को क्या हुआ है काका? सब वीरान क्यों हैं? लोग कहाँ हैं? हरी काका ने बहुत धीमे थके हुए स्वर में उत्तर दिया, बाबा, बुरा वक्त चल रहा है। फिरंगी अपने साथ बीमारी लाए हैं। गांव के गांव उजड़ रहे हैं और हवा बेचैन आत्माओं से भरी है। उनके शब्द जैसे ठंडी हवा में जम गए। नकुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुछ पल बाद हरी काका ने धीरे से अपनी ओर रखी एक पोटली उठाई और नकुल की तरफ बढ़ाई। ये लो बाबा, गुड़ पोहा। तुम्हें बचपन में बहुत पसंद था, याद है? नकुल धीरे से मुस्कुराया और एक मुट्ठी भरकर अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही गुड़ पोहे का जाना पहचाना स्वाद मुंह में घुला, घर की यादें ताज़ा हो गईं। वो मौन रहकर खाता रहा और हरी काका पुरानी बातें कहते रहे। आजी की डांट, आई की हंसी और भाकरी की महक। इन कहानियों में राह की तन्हाई कुछ देर के लिए मिट गई। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। जंगल गहराता गया और हवा और ठंडी होती चली गई। पेड़ों की परछाइयाँ रास्तों पर झुकती जा रही थी, जैसे जिंदा होकर देख रही हूँ। कभी कभी नकुल को लगा कि रास्ते के किनारे कोई खड़ा है, धुंध में कोई आकार, पर जब वो देखने को मुड़ता वहाँ कुछ नहीं होता। अंततः गाड़ी रुक गई। लालटेन की कांपती रोशनी में धीरे धीरे हवेली का आकार उभरने लगा। पुरानी ईंट और चूने से बनी एक विशाल इमारत, जिसकी दीवारों पर काई ऐसे बिछी थी मानो गुजरे वक्त की मखमली चादर ओढ़ ली हो। लकड़ी के मोटे बरामदे झुके हुए, जैसे बरसों से किसी का बोझ ढो रही हो। ऊपर लाल टाइलों की छत थी, जगह जगह टूटी, मानो वक्त ने खुद अपने निशान छोड़ दिए हों। नकुल ने स्टील का ट्रंक सीने से लगाया और नीचे उतरा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, गाड़ी गायब थी। न कोई बैल, न पहियों के निशान, बस ठंडी हवा। लालटेन की कांपती रोशनी में हवेली का गेट नजर आया, जंग खाया, ठंडा और बंद। उसने धीरे से गेट धकेला। दरवान, दरवान, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। अचानक उसके कान के बिल्कुल पास किसी की ठंडी सांस छू गई। छोटे साहब। नकुल की सांस अटक गई। वो झटके से पलटा। उसके सामने दरवान खड़ा था, कंधे पर पुरानी घोंगड़ी, हाथ में झूलती लालटेन, आंखों में अजीब चमक। नकुल हकलाते हुए बोला, मैंने आपको देखा ही नहीं। दरवान ने बस हल्के से सिर हिलाया और बिना एक शब्द बोले गेट का ताला खोलने में जुट गया। आखिरकार घर की गर्माहट और मंद रोशनी ने उसे गले लगा लिया। उसकी आई भागती हुई बाहर आई और खत न भेजने के लिए उसे प्यार से डांटा। थोड़ी ही देर में आजी और बाबा भी सामने आए। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। उस रात्रि भोजन का दृश्य किसी सम्मोहन से कम नहीं था, जहां मेज पर गर्मा गर्म भाकरी, मसालेदार उसल और मूंगफली की चटनी अपनी सुगंध और वर्णों से एक मनोरम छटा बिखेर रहे थे। नकुल ने अत्यंत रुचि
और तृप्ति के साथ भोजन ग्रहण किया। उसकी आजी और आई उसे प्यार से खिलाती रही। रात के खाने का हंसी खुशी भरा माहौल अचानक एक सवाल से टूट गया। बेटा, इतनी रात गए बिना किसी के तू घर पहुंचा कैसे? नकुल ने मासूमियत से मुस्कुराकर जवाब दिया। स्टेशन पर हरी काका मिल गए थे, उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। टेबल पर जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। चारों ओर मौत सा सन्नाटा पसर गया। आई का रंग अचानक उड़ गया। आजी के हाथ कांपकर थरथराने लगे। तुमने क्या कहा? आजी के होंठ मुश्किल से हिले। हरे काका? नकुल ने बेफिक्र होकर हंसते हुए कहा। हाँ, हमने तो रास्ते में गुड़ पोहे का भी मजा लिया। आजी झटके से उठी। उनकी आवाज अब गंभीर नहीं बल्कि एकदम कठोर और सख्त थी। बस बहुत हुआ नकुल, अब बहुत देर हो चुकी है। कल बात करना। जा, चुपचाप जाकर सो जा। उस रात नकुल को पल भर के लिए भी नींद नहीं आई। अचानक उसे बाहर फुसफुसाहट सुनाई दी। वह उठकर दरवाजे की ओर जाने ही वाला था कि तभी आजी और आई कमरे में दाखिल हुई। उनके साथ चंदू था, जिसके हाथ में जलती हुई शेगड़ी थी। आजी की थाली में मिर्च, राई और नमक थे। उन्होंने वो सब नकुल के सर के ऊपर से घुमाया और फिर धधकती आग में फेंक दिया। कमरा घने काले धुएं से भर गया। आई डर के मारे बुदबुदा रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। नकुल खांसने लगा। आजी, ये सब क्या है? डर मत बाबा, बुरी नजर उतार रही हूँ, अब सो जा। मगर अब पलकों में नींद का नामो निशान तक न था। रात के चीरते हुए सन्नाटे में वो जानी पहचानी आवाज़ फिर गूंजी। अंधेरे की गहराइयों से बैलों की घंटियां सुनाई दी, एक ठंडी धीमी लय में जो लगातार पास और पास सरकती आ रही थी। उसने सांस रोकी। आवाज़ एक पल में थम गई। सुबह की पहली किरणें घने कोहरे की चादर को चीरती हुई क्षीण और धुंधली आभा बिखेर रही थी। तभी नकुल के कानों में आंगन की ओर से आती हुई नौकर चाकरों की घबराई और धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। बाहर निकलते ही नकुल ने देखा कि दरवान और आजी गुपचुप बातें कर रहे थे। आजी भय से अपनी माला को भींच रही थी। कांपते स्वरों में वो कह रही थी, जाओ, ओझा को फौरन बुलाओ। सूरज डूबने से पहले वो यहाँ हाजिर होना चाहिए। अब नकुल का सब्र जवाब दे चुका था। उसके मन का भ्रम अब सीधे सीधे क्रोध में बदल गया। वो झटके से उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पूरा परिवार इकट्ठा था और सबके चेहरे तनाव से पीले पड़ चुके थे। झल्लाते हुए नकुल ने पूछा, आखिर हो क्या रहा है यहाँ? सच बताइए, किस लिए बुलाया है उस ओझा को? आजी ने गहरी सांस ली और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने धीमे से कहा, तू कह रहा था हरी काका तुझे स्टेशन से लाए। कुछ क्षण चुप रही। उनकी आंखें टिमटिमाती लौ की परछाइयों में डूब गईं। फिर धीमे टूटी सांसों में बोली, बेटा, हरी काका को मरे 1 महीना हो गया है। प्लेग ने उन्हें ले लिया। वो सबसे पहले गए थे। प्लेग ने उन्हें और उनके पूरे घर को निगल लिया। सीताबाई, उनकी पोती, खुद आई थी बताने। बेचारे, किसी ने उनके शव को भी छूने की हिम्मत नहीं की। तू जिससे मिला है बेटा, वो हरी काका नहीं थे, कुछ और था, कुछ जो उनका चेहरा ओढ़े फिर रहा है। नकुल के होंठ कांप उठे। उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई।
नहीं, ये झूठ है। वो मेरे साथ थे, उन्होंने मुझसे बात की, मुझे गुड़ पोहा खिलाया। बाबा ने नकुल के कांपते कंधे को सहारा दिया। शायद उनकी आत्मा भटक रही है, उन्हें शांति नहीं मिली। शायद वो तुम्हें एक आखिरी बार देखने आए थे। नकुल के कदम जमीन पर ऐसे पड़ रहे थे मानो धरती खुद उसे पकड़कर रोक रही हो, भारी, बर्फ सी ठंडी और अपरिचित। जैसे तैसे वो अपने कमरे तक पहुंचा और तभी उसकी आंखें ठहर गईं। उसके ट्रंक के ऊपर एक पोटली रखी थी, वही पुरानी, वही मटमैले कपड़े की। धीरे से थरथराते हाथों से उसने पोटली खोली। अंदर गुड़ पोहे थे और उनमें से अब भी ताज़ा भाप उठ रही थी। तभी बाहर से बैलों के गले की घंटियां सुनाई देने लगी, नज़दीक आती हुई। और फिर अचानक खामोशी। नकुल का गला सूख गया, कमरा एकाएक बर्फ सा ठंडा हो गया, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने कमरे की हवा ही खींच ली हो। दीपक की लौ तेजी से कांपी और दीवारों पर नाचती परछाइयाँ विकृत भयावह चेहरों में ढलने लगी। बाहर दूर, बहुत दूर से फिर बैलों की घंटियाँ सुनाई दी, पहले धीमी, फिर कुछ और पास। हर घंटी के साथ हवा और भारी होती गई, जैसे वो आवाज़ अंधेरे को चीरकर सीधे नकुल के सीने की ओर बढ़ रही हो। लौ तेजी से बुझती चली गई। कमरा संपूर्ण अंधेरे में समा गया और घंटियों की आवाज़ अब कमरे के बिल्कुल भीतर से गूंज रही थी, नकुल की धड़कनों के साथ ताल मिलाती हुई। तभी उस अंधेरे में उसे किसी के सांस लेने की गर्म गीली गंध महसूस हुई, बिल्कुल उसके कान के पास, और घंटियां थम गईं। कहते हैं रत्नापुर स्टेशन के आसपास जब भी हवा सर्द होकर सरसराती है तो आज भी कहीं बहुत दूर से बैलों की घंटियां छन छन करती सुनाई देती हैं, और उस घनी धुंध के बीच एक बुजुर्ग साया लालटेन लिए गुजरता है, भटकते मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने।